Assalamualaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 11. Today our topic is bioenergetics. What is bioenergetics? The quantitative study of energy relationships in biological system is called bioenergetics. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए और डिफरेंट लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर भी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही होती है। यानी कि एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि एनर्जी अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। तो वो जब हम इस एनर्जी की क्वांटिटेटिवली स्टडी करते हैं और बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर एनर्जी के रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं तो इसको कहा जाता है बायो एनर्जेटिक्स। और बायोलॉजिकल एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं वो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंगली होती हैं। आज हम जिस बायो एनर्जेटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे वो है फोटोसिंथेसिस। केमिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो एक रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स प्रोसेस इस तरह से है कि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक कार्बन की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है? कार्बन की एक रिड्यूस्ड फॉर्म है। और इस रिएक्शन के दौरान वाटर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। यानी कि वाटर ऑक्सीडाइज्ड होता है और वाटर कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन में, यानी वाटर में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और वाटर कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन में इस प्रोसेस के दौरान। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। An energy conversion process in which energy poor molecules are transformed into energy rich molecules such as glucose। एक ऐसा एनर्जी की कन्वर्जन का प्रोसेस जिसमें वो मॉलिक्यूल जिनमें एनर्जी जो है वो कम होती है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स में, जिसमें एक एग्जांपल है हमारे पास ग्लूकोज की। इसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी इस प्रोसेस में मिल रही होती है वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो सनलाइट की फॉर्म में मिल रही होती है। और ये जो सनलाइट है ये कैप्चर करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो फोटोसिंथेसिस का जो ओवरऑल रिएक्शन है उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि इसको में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है ये दोनों मिलते हैं और इससे ग्लूकोज बनता है और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा होता है। तो इस प्रोसेस में आपको एक तो सनलाइट की ज़रूरत होती है और सनलाइट को कैप्चर करने के लिए पिगमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। रोल ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट का क्या रोल होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट यूज़ होती है और सनलाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडिएंट फॉर्म है एनर्जी की। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की यूनिवर्स के अंदर जो फुल रेंज होती है उस फुल रेंज को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अगर हम देखें तो इसमें जो विजिबल लाइट है उसका पोर्शन जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है। विजिबल लाइट का पोर्शन 318 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होता है, जिसको ना सिर्फ हम नेकेड आई से देख सकते हैं बल्कि फोटोसिंथेसिस में विजिबल लाइट का बहुत ही एक अहम रोल होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो लाइट यूज़ होती है उस लाइट के अंदर डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं और ये जो डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं उनका फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो रोल है वो डिपेंड करता है कि उनकी प्लांट बॉडी के अंदर डिफरेंट वेवलेंथ्स की कितनी एब्जॉर्प्शन हो रही है। डिफरेंट वेवलेंथ्स को हम डिफरेंट कलर्स के ज़रिए शो कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं विजिबल लाइट की, उनको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अंदर वो डिफरेंट तरीके से एब्जॉर्ब हो रही होती है। यानी कि जो रेड वेवलेंथ है उसकी एब्जॉर्प्शन और तरह से होगी, येलो वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन जो है वो डिफरेंट होगी। तो हर कलर का जो वेवलेंथ होती है उसकी एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होती है। तो इस तरह से जो हर वेवलेंथ की अगर इफ़ेक्टिवनेस देखें कि इस वेवलेंथ की इफ़ेक्टिवनेस कितनी है तो उसको हम ग्राफ के ज़रिए से भी शो कर सकते हैं। तो अगर हम एक प्लांट है
उसको हम डिफरेंट कलर्स की लाइट दें वन बाय वन। पहले ब्लू दें, उसके बाद हम उसको ग्रीन दे दें, फिर उसको येलो दे दें। तो जब हम उसको डिफरेंट कलर्स की लाइट देते हैं तो उसका जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसको हम मेजर कर सकते हैं, और उस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम मेजर करेंगे, और उस मेजर करने के बाद उससे हमें जो डाटा हासिल होगा उस डाटा से हम एक ग्राफ बना देंगे। तो इस ग्राफ के ज़रिए हमें फ़ोटोसिंथेसिस का रेट पता चलेगा कि डिफरेंट कलर्स की लाइट्स में फ़ोटोसिंथेसिस का रेट कैसा है। तो वो ग्राफ, जिस ग्राफ के ज़रिए आप लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स का फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उनका इफ़ेक्ट देखते हैं, उस ग्राफ को कहा जाता है एक्शन स्पेक्ट्रम। और एक्शन स्पेक्ट्रम का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि एक्शन स्पेक्ट्रम का जो ग्राफ है उसमें जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर जिसकी वेवलेंथ है 430 नैनोमीटर, और रेड कलर जिसकी वेवलेंथ है 670 नैनोमीटर। तो ये जो दो वेवलेंथ्स हैं, ब्लू और रेड कलर की वेवलेंथ्स लाइट की, ये फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो लाइट यूज़ हो रही होती है, तो ये जो लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है फ़ोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के ज़रिए, ये फ़ोटो सिस्टम्स के अंदर हो रही होती है। फ़ोटो सिस्टम्स दो तरह के होते हैं, फ़ोटो सिस्टम 1 और फ़ोटो सिस्टम 2। तो फ़ोटो सिस्टम्स जो कि फ़ोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का एक क्लस्टर होते हैं, इनके अंदर जब लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, तो जब लाइट एब्जॉर्ब होती है तो लाइट के अंदर फ़ोटॉन्स होते हैं। फ़ोटॉन्स क्या करते हैं? फ़ोटॉन्स फ़ोटो सिस्टम्स के अंदर जाके फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट करते हैं। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब लाइट फ़ोटो सिस्टम्स के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्साइट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं और ये फ़ोटो सिस्टम्स के अंदर से पास होते हैं, यानी फ़ोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, फ़ोटो सिस्टम 1 में जा रहे हैं, और फ़ोटो सिस्टम्स के अंदर से पास होते हुए ये फ़ोटो सिस्टम से बाहर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसको फ़ोटो सिस्टम्स को लीव कर देते हैं, और बाहर आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ चले जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ जाते हैं तो इनकी जो एनर्जी है वो ATP और NADPH2 की फॉर्म में यूटिलाइज्ड हो जाती है कीमियो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के दौरान। रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का क्या रोल होता है। पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट इज़ एनी सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी। पिगमेंट कोई भी सब्सटेंस है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं और जो कि पिगमेंट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो वो लाइट की वो वेवलेंथ्स जो कि पिगमेंट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं वो हमें नज़र नहीं आती, बल्कि वो डिसअपीयर हो जाती हैं। तो हमें वो वाली वेवलेंथ नज़र आएगी जो कि पिगमेंट के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी, बल्कि पिगमेंट से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो हमें जो वेवलेंथ नज़र आती हैं वो वेवलेंथ्स वो वाली होती हैं जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, बल्कि रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। अगर हम इन पिगमेंट्स की पोजीशन को देखें तो ये जो पिगमेंट्स हैं ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर ये पिगमेंट जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं। वहाँ पे ये थाइलाकाइड मेम्ब्रेन, जिसको ग्रेना लेमिलाई भी बोलते हैं, वहाँ पर ये एम्बेड हुए होते हैं। हायर प्लांट्स के अगर देखें तो हायर प्लांट्स के अंदर दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनाइड्स। पहला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वायलेट, ब्लू, ऑरेंज और रेड वेवलेंथ्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ग्रीन और येलो कलर की जो वेवलेंथ है वो क्लोरोफिल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती। यही रीज़न है कि हमें जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन और येलो कलर का दिखाई देता है, क्योंकि क्लोरोफिल में ये दो कलर्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते बल्कि रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, और हमेशा जो वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होती है हमें वो नज़र आती है, एब्जॉर्ब जो हो रही होती है वो हमें नज़र नहीं आती। क्लोरोफिल की दो टाइप्स हैं, क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B। क्लोरोफिल A की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल A एक ब्लूइश ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है सिवाय फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के। इसी तरह से क्लोरोफिल B एक येलोइश ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है एक्सेप्ट ब्राउन रेड एल्गी और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के। इसी तरह से एलजी के अंदर क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D और क्लोरोफिल E भी पाया जाता है।
और इसी तरह से अगर हम बैक्टीरिया का देखें तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसको कहा जाता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। मालिकुलर फार्मूला को अब देख लेते हैं। क्लोरोफिल ए का मालिकुलर फार्मूला है C55H72O5N4N मैग्नीशियम। इसी तरह से क्लोरोफिल बी का मालिकुलर फार्मूला है C55H70O6N4N मैग्नीशियम। अगर हम क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को देखें तो क्लोरोफिल मालिक्यूल के अंदर जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको दो तरह के पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर एक हेड होता है और दो इसकी टेल्स होती हैं। सबसे पहले अगर हम क्लोरोफिल के हेड की बात करें तो क्लोरोफिल के हेड में पोरफायरिन रिंग होती है जिसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है, और पोरफायरिन रिंग में फर्दर जो हैं 4 जो हैं पायरोल रिंग्स होती हैं, और हर पायरोल रिंग के अंदर 4 कार्बन्स होते हैं और एक इसमें नाइट्रोजन होता है। यानी चारों पायरोल रिंग्स में कार्बन्स भी होते हैं और एक एक इनके अंदर नाइट्रोजन भी होता है। और जो नाइट्रोजन एटम्स होते हैं पायरोल रिंग्स के, वो जो सेंट्रल मैग्नीशियम एटम है उसके साथ अटैच हुए होते हैं, यानी नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ अटैच हुआ होता है। और इसके अलावा पायरोल रिंग्स में डिफरेंट इसके आसपास जो हैं वो डिफरेंट तरह के ग्रुप्स भी अटैच हुए होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में। क्लोरोफिल ए में सेकंड पायरोल रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ होता है, और लेकिन अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करें तो क्लोरोफिल बी में सेकंड पायरोल रिंग में मिथाइल ग्रुप नहीं होता बल्कि एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO अटैच हुआ होता है इस पॉइंट के ऊपर। तो क्लोरोफिल का जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक उसकी नेचर होती है, यानी कि वो वाटर को अट्रैक्ट कर रहा होता है। और क्लोरोफिल का जो हेड होता है वो थाइलाकाइड मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है और इसके ज़रिए ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। यानी ये क्लोरोफिल का जो हेड है वो लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट है। लाइट जो एब्जॉर्ब हो रही होती है वो क्लोरोफिल के हेड में हो रही होती है। इसी तरह से क्लोरोफिल में 2 साइड चेन्स भी होती हैं। एक साइड चेन के अंदर एक लॉन्ग चेन टर्पिनाइड अल्कोहल फाइटोल होता है और जिसकी स्टेरिफिकेशन हुई होती है प्रोपानोइक एसिड के ज़रिए। और इस चेन में ये जो चेन है वो 4th पायरोल रिंग के ज़रिए हेड के साथ अटैच हुई होती है। इस चेन की जो दूसरी साइड है उसमें मिथाइल ईस्टर होता है जो कि हेड के साथ 3rd और 4th पायरोल रिंग्स के दरमियान में अटैच हुआ होता है। क्लोरोफिल की जो टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती हैं, यानी कि वो वाटर को अट्रैक्ट नहीं कर रही होती। और क्लोरोफिल की जो टेल्स हैं वो थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हुई होती हैं, यानी कि बाहर नहीं होती। और ये क्या करती हैं, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन के अंदर एंकर करके रखती हैं। सेकेंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है कैरोटीनाइड्स। Carotenoids are terpenoid lipids which are yellow, orange, red और brown pigments. Carotenoids terpenoid lipids होते हैं जो कि येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन कलर के पिगमेंट्स होते हैं। ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू और वायलेट की रेंज के अंदर, और ये लीव्स के अंदर तब दिखाई देते हैं हमें जब लीफ जो है वो फॉल कर रहे होते हैं, पत्ते जब गिर रहे होते हैं। और इसके अलावा कैरोटीनाइड्स फ्लावर्स में होते हैं क्योंकि ये कलरफुल होते हैं, इसकी वजह से फ्लावर्स का कलर भी कलरफुल होता है। और इसके अलावा कैरोटीनाइड्स फ्रूट्स के अंदर होते हैं। कैरोटीनाइड्स की 2 तरह की टाइप्स होती हैं, कैरोटीन्स एंड ज़ेंथोफिल्स। कैरोटीनाइड्स की फर्स्ट टाइप है कैरोटीन्स। कैरोटीन्स ऑरेंज रेड पिगमेंट्स होते हैं जो कि आइसोप्रीनाइड यूनिट से मिलके बने होते हैं, और जितने भी फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर कैरोटीन्स पाई जाती हैं। कैरोटीन्स जो है बीटा कैरोटीन के अंदर जो है वो ज़्यादा पाई जाती हैं। इसी तरह से कैरोटीनाइड्स की सेकंड टाइप है ज़ेंथोफिल्स। ज़ेंथोफिल्स का कलर येलो होता है और ये आइसोप्रीनाइड यूनिट से मिलके बने होते हैं। और ज़ेंथोफिल में एग्जांपल है ल्यूटिन की। ल्यूटिन के जो येलो कलर होता है और जो फोलिएज का यानी कि पत्तों का जो ऑटम सीज़न में पत्तों का जो कलर है वो येलो हो जाता है, वो येलो कलर ज़ेंथोफिल्स की वजह से होता है क्योंकि पत्तों में ज़ेंथोफिल पाया जाता है। कैरोटीनाइड्स फंक्शन।
कैरोटीनाइड्स के बहुत से फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन ये है कि कैरोटीनाइड एसेसरी पिगमेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। एसेसरी पिगमेंट के तौर पे इस तरह से काम कर रहे होते हैं कि कैरोटीनाइड्स क्लोरोफिल बी के साथ मिल के लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उस लाइट एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए की तरफ, और इस तरह से ये क्लोरोफिल ए को एक्सेस लाइट यानी ज़्यादा लाइट से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा कैरोटीनाइड डिफरेंट इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे जब इंसेक्ट्स और एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं तो उससे पोलिनेशन और डिस्पर्जल का प्रोसेस होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का क्या रोल है। लाइट की जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उनको पार्टिकुलर पिगमेंट्स के अंदर उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो डिफरेंट होती है, और उनकी एब्जॉर्प्शन को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ज़रिए उनको शो कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हमें जब लाइट की डिफरेंट एब्जॉर्प्शन हमें मिलती है तो उससे हम एक ग्राफ बना सकते हैं। वो ग्राफ जिसके ज़रिए आप लाइट की डिफरेंट कलर्स की एब्जॉर्प्शन शो करते हैं कि डिफरेंट पिगमेंट्स के अंदर कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, उस ग्राफ को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिफरेंट पिगमेंट्स का अगर हम देखें, डिफरेंट पिगमेंट्स का देखें, अगर क्लोरोफिल ए का देखें, बी का देखें, कैरोटीनाइड्स का देखें, तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं वो विजिबल लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और ये जो वेवलेंथ्स है वो एक ही रेट के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती बल्कि उनका रेट डिफरेंट हो रहा होता है। इसमें हमारे पास जो मेन फोटो रिसेप्टर्स हैं वो है हमारे पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, और इन दोनों की जो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो वायलेट ब्लू रेंज में हो रही होती है, यानी कि 400 से लेके 470 की रेंज में इनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही होती है, और ऑरेंज रेड यानी 630 से लेकर 660 की रेंज में इनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा हो रही होती है। इसी तरह से अगर हम कैरोटीनाइड्स को देखें तो कैरोटीनाइड्स की जो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है वो 430 नैनोमीटर से लेके 500 तक इनकी जो एब्जॉर्प्शन है कैरोटीनाइड्स की वो ज़्यादा होती है। I hope students you have gained the concept of photosynthesis. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.